हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद कपिल में। आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, है ना। मे बी आपको डायरेक्ट ये देखने को मिल सकते हैं या फिर इनके पैटर्न पर न्यूमेरिकल आ सकता है। और ये सारे न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं और ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, जबरदस्त न्यूमेरिकल है। आपको अगर ये दिखने में आसान लग रहे हैं तो यकीन मानिए ये आसान नहीं होने वाले, है ना। मतलब दिखने में जितना सरल है उतना ही एक्चुअल में ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये टोटल 4 न्यूमेरिकल है। एक बॉक्स ये सारे स्क्वायर वाले न्यूमेरिकल है, एक डायग्राम में सब में स्क्वायर बना हुआ है। ये पहला न्यूमेरिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 40-45 मिनट की क्लास में चारों न्यूमेरिकल आपको समझा दिए जाए। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल आप पेपर में छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है ना, ये 4 न्यूमेरिकल 4 टाइप के हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं एक एक को। तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है, हमने इनके जो लिखने वाली थ्योरिकल भाषा है वो नहीं लिखी है पर आप समझ सकते हैं। हमने एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें हर साइड पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और लिखा है कि फाइंड कुछ 3 बातें आपको ज्ञात करनी। कौन कौन सी? एक तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए टू बी, एंड रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए टू डी, और रेजिस्टेंस निकालना है ए टू सी। तो ए और बी ये वाली रेखा है, ए और डी ये वाली रेखा है, ए और सी ये विकर्ण की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इस डायग्राम से आपको 3 रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आर ए बी, आर ए डी, आर ए सी। चलो देखते हैं कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले डायग्राम में हमेशा के लिए याद रखनी है मेरी बात, सर्किट में जिस लाइन के अगेंस्ट बोले कि यहां पर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ऑलवेज याद रखना है उस साइड को बंद कर लेना है। मतलब उस साइड को पहले सॉल्व नहीं करना है, बाकी के सर्किट को ध्यान से देखना है, फिर आप जो समझ पा रहे हैं उसको शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। मुझे आरएबी में निकालना है। कहां निकालना है? आरएबी में। तो आरएबी वाली लाइन को हम छुपा लेंगे। कहने का मतलब आरएबी लाइन को अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आरएबी को बंद करके बाकी सर्किट को बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखेंगे एक बार, एबी लाइन को जब हमने छुपाया तो सर्किट शुरू कहां से करेंगे? सबसे पहले तो भेजे में यही आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, तो ये वाला आपको एक ट्राइंगल शेप दिखेगा। जैसे हमने इस साइड को बंद करा तो इसको नेग्लेक्ट मान लीजिए, तो ये वाला फेस जो दिखेगा 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम का, ये आपको एक ट्राइंगल शेप में दिखेगा। और ट्राइंगल का बहुत सिंपल रूल है कि 2 साइडें श्रेणी क्रम में लगाई जाती हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और उन्हें फिर आपस में कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। बात क्लियर होगी ना? तो चलो देखते हैं। देखो, अगर मुझे आपको सिर्फ बताना होता तो हम इजीली इसे खत्म कर सकते हैं, यानी मुझे अगर आपको आंसर करना हो, पर हम चाहते हैं कि आप लगाना सीखें, है ना। इसलिए चलो देखते हैं हमारे साथ। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा जल्दी यहां बना लेते हैं। कुछ उम्मीद करते हैं ऐसे बना हुआ है। ये पॉइंट ए और बी, ठीक है, हम इसी पर ध्यान देंगे, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 10 है। ठीक है, ये सारी रेजिस्टेंस ओम मात्रक के साथ है, गड़बड़ मत करना। ठीक है, इस साइड को हमने जैसे ही बंद करा तो 6 और 4 मुझे कौन से क्रम में दिखे? श्रेणी क्रम में। ऐसा क्यों? तो हमने ये वाला तार का कोना पकड़ा, ये तार ही तो है यार सब, ये वाला कोना पकड़ा और कोना पकड़ करके सीधा कर दिया, तो 6 ओम 4 ओम तो एक ही लाइन में मिल गए ना। तो 6 और 4 कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। इसका मतलब इन दोनों का उत्तर कितना आ जाएगा? 10 ओम। कितना आ जाएगा? 10 ओम। अब ध्यान से देखो, तो जब 10 ओम को तुम जोड़ लोगे तो ये वाला जो 10 ओम का वायर होगा, ये 10 ओम वाले के साथ ऐसे पैरेलल ही तो नजर आएगा, यानी ये 10 ओम यहां पर आपको नजर आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, अभी भी ये साइड बंद ही रखनी है। तो ये वाला 10 और ये वाला 10, ये वाला 10 एक्चुअल में इन दोनों का परिणामी है, और ये वाला 10 ये वाले 10 का परिणामी निकालने के लिए ध्यान से देखो, तो ये इनके पहले पहले पॉइंट एक ही बिंदु से, जैसे इनका पॉइंट यहाँ पहला, इनका दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में कौन से क्रम में लग जाएंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आप आंसर जब लिखेंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 1/10 + 1/10 करके, और ये बराबर 1/r के चल रहा होगा। ठीक है ना, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2/10 के रूप में। पर हमें यहाँ पर 1/r कभी नहीं चाहिए, हमें तो r चाहिए। r निकालेंगे तो 10/2 आ जाएगा, मतलब ये 5 आ जाएगा। यानी इन दोनों 10-10 ओम का जो आंसर आएगा वो 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 ओम। और अब आपको डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा, ये 5 ओम पहले से लिखा है, ये 5 ओम अभी अभी निकला है,
और ये 10 ओम पहले से लिखा है। बस इतना बचा डायग्राम, समझ में आ गया ना। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। अभी तो हमने बताया था ट्रायंगल रूल बहुत सिंपल है, जिस साइड में निकालना है उस साइड को छोड़ दो, बाकी शेष साइडों को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। तो बताओ 5 और 5 कौन से क्रम में लगेंगे? 10 श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। तो इस लाइन का उत्तर 10 और नीचे वाली लाइन का भी उत्तर 10। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यानी ऊपर वाली लाइन का भी आंसर 10 है और नीचे वाली लाइन का भी आंसर 10 है। अब बताओ अब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, अभी आपस में कौन से क्रम में है? तो आप कहेंगे समांतर क्रम में है। 10 10 का आंसर अभी तो हमने निकाला है, कितना आएगा? 5। इसका मतलब अगर हमें आर ए बी निकालना होता सर्किट का तो हमें आंसर पता है कितना आएगा? 5 ओम। बस कहानी इतनी है। अगर आपको अब भी नहीं समझ आया तो मेरे ख्याल से अब क्या ही बताएं, क्योंकि 22 से आपके पेपर शुरू है ना। पूरे 2 साल आप इसी में खपत किए हैं, फिर भी नहीं आया तो आपकी गलती है ये, ठीक है। तो चलो देखते हैं, उम्मीद करते हैं आरएबी हर बच्चे को आया होगा। आरएबी का मैग्नीट्यूड आएगा 5 ओम। सेम यही चीज अब हर बार तुम्हें सॉल्व करनी है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि 3 बार निकालना है सर्किट को, तो तीनों अलग अलग पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अगेन हम डायग्राम को बना लेते हैं थोड़ा जल्दी से। और इस बार निकालना है एडी के बीच। एडी ये वाली रेखा है, मतलब हम यहाँ पर पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट डी ले लेते हैं। ये 6 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 5 है और ये 10 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे इस वाली लाइन के बीच निकालना है, तो सर्किट यहाँ से शुरू कर लीजिए। तो जब इधर से शुरू करेंगे तो 10 और 5 कौन से क्रम में लिखेंगे, मिलेंगे आपको? श्रेणी क्रम में। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, आप इन्हें जोड़ेंगे तो ऐसा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। यानी इन दोनों का नेट आंसर कितना आ जाएगा? 15 ओम। समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला 15 और ये वाला 10 आपस में समांतर क्रम में है। आपस में कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। आप इसे लिखेंगे 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/15। आप चाहो तो दो रेजिस्टेंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो याद दिला देते हैं आपको, 1/r1 प्लस 1/r2। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा r2 प्लस r1 और नीचे हो जाएगा r1 r2। आप एक्चुअल में r निकाल रहे होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा r1 r2 बटे हुए हो जाएगा r2 प्लस r1 लिख लो, चाहे r1 प्लस r2 लिख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल लगी हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो एक्चुअल में ऊपर दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है और नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे जोड़ करके भाग कर दीजिए। तो इन दोनों के लिए बताओ हम क्या लिखें? तो ऊपर गुणा करने को बोल रहा है, तो 10 गुणे 15 बटे में 10 प्लस 5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 150 और ये हो जाएगा 25। तो अब ध्यान से, तो आर की वैल्यू 6 आ गई है ना। यानी ये वाला 15 और ये वाला 10 आपस में जोड़ा गया तो उत्तर कितना आ गया? 6 ओम, है ना। अब डायग्राम बोलो कितना बचा? अब डायग्राम सिर्फ बचा है इतना, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है ना। ये वाली उत्तर कितना अभी भी आया है? 6। ये वाला पहले से लिखा है 4 और ये वाला भी पहले से 6 लिखा हुआ है। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है। मुझे ए डी के बीच निकालना है, तो जो दो शेष साइडें बचेंगी वो आपस में कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो 6 और 4 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो आंसर 10 आ जाएगा। और ये वाला 10 और ये वाला 6 आपस में कौन से क्रम में? समांतर। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, है ना। तो बताओ क्या लिखें? 10 और 6 यानी कि 1/RAD बराबर 1/6 प्लस 1/10 है ना। 1/6 प्लस 1/10। हमने कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं करा? एक बार चेक कर सकते हैं आप। 10 5 15 श्रेणी क्रम में हो गया। 15 और 10 तो 150 बटे 25 छक्का 150, तो 6 4 10। ठीक तो लगा, ये वाली वैल्यू 6 ही है, ठीक है। 1/6 प्लस 1/10, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे यार। तो RAD जब निकालेंगे तो ऊपर हम गुणा लिखेंगे इनका और बटे में इनका जोड़ लिखेंगे, है ना। 10 प्लस 6 तो आ जाएगा 60/16। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ये 8 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, है ना। तो जो RAD आएगा वो 15/4 आ जाएगा। बस कहानी इतनी है, आप मेरे ख्याल से कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये RAD की कहानी हो गई। अब बारी है RAC। RAC निकालना कतई आसान है, विकर्ण के साथ निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो विकर्ण के ऊपर भी आपको हाफ ट्रायंगल दिख रहा होगा और विकर्ण के नीचे भी हाफ ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में लगा दीजिए, इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में लगा दीजिए। ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब तीनों की तीनों जो लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलो इसको हम थोड़ा बता भी देते हैं।
अब हम लिख रहे हैं सीधा सीधा 1/r/AC, सब कुछ पैरेलल लगेगा, ठीक है ना। ये आपस में श्रेणी क्रम में, ये आपस में श्रेणी क्रम में, तो बताओ 6 और 4 10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। उम्मीद करते हैं आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना ले लें बोलो, 30 ले लें, है ना। तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 2 8/30 हो जाएगा, है ना। ये वाली वैल्यू 1/r/AC के इक्विवेलेंट आ गई। मुझे तो RAC चाहिए फाइनल, तो फिर बोलो क्या लिखें, हम लिखेंगे 30/8। यही आपका आंसर है, चाहो तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस सर्किट से 3 आंसर निकाल दिए हमने। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर यकीन मानिए ये 3 क्वेश्चन 3 नंबर आपको जरूर दिला देंगे, ठीक है। और ये आप बेहतरीन तभी कर सकते हैं जब आप प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करके जाए, एकदम टॉप क्वालिटी की। माथा पीटने वाली आप लेकर के तैयारी जाएंगे और फिर माथा ही पीटते रह जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, इससे भी अच्छा सवाल है ये, ठीक है। देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसके लिए हम इस सर्किट को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। ठीक, ये 4 वोल्ट है, 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है ना। और ये 2 वोल्ट है। यहां पर एक पॉइंट ए लिखा है, यहां पर एक पॉइंट बी लिखा है, ठीक है। और आपको इसमें साफ साफ लिखा दिख रहा होगा कि तुम्हें वोल्टेज निकालना है ए और बी के बीच, ठीक है ना। ये टर्मिनल वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? टर्मिनल वोल्टेज। तुम्हें ए और बी के बीच टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है, तो क्यों ना इन वाले पॉइंटों का भी हम कुछ नाम दे दें, ठीक है ना। तो चलो हम नाम रख लेते हैं, इसे पी नाम दे देते हैं, इसे क्यू नाम दे देते हैं, इसे आर बोल देते हैं और इसे एस बोल देते हैं। उम्मीद करते हैं डायग्राम में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से आप समझ लीजिए। पहले तो आप सर्किट को थोड़ा समझ लीजिए। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ऐसा कुछ सर्किट है। आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है बिटवीन ए टू बी। इसके लिए आप पहले तो फार्मूला लिख लीजिए। पहले तो ये चीज समझो आप कि करंट देने में सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो करंट ऐसे बहेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले वाले सेल से हमने करंट को I1 नाम दे दिया है, जो कि 3 सेल लगे हुए हैं, तो हमने दूसरे वाले से I2 नाम दे दिया और तीसरे वाले सेल से नाम दे दिया I3। उम्मीद करते हैं करंट के नाम लिखने में कोई बुराई नहीं हुई होगी। I1, I2 और ये I3, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो अगर आपने किरचॉफ लॉ ढंग से पढ़े हैं तो उसके 2 रूल हैं। एक तो है जंक्शन रूल। कौन सा रूल? जंक्शन रूल। और जंक्शन रूल उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को जरूर याद होगा। सिग्मा आई बराबर 0, सिग्मा आई बराबर 0। तो सबसे पहले आप ये इसी रूल को लगा दीजिए इसमें। तो ध्यान से, तो तीनों करंटें बाहर की तरफ जा रही हैं, मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्विवेलेंट क्या होगा? 0। बात क्लियर हो गई यहां तक? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, तो इसमें वेरिएबल 3 है, I1, I2 और I3। याद रखना है, हम सर्किट में वेरिएबल जितने कम करेंगे हमारा आंसर उतनी जल्दी आने वाला है। इसका मतलब वेरिएबल कोई 2 ही रखेंगे, I1, I2, ठीक है ना। तो यहां से I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I3 की वैल्यू बोलो क्या निकलेगी? ये वाला पूरा टर्म उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब आप इसे लिख सकते हैं ये माइनस I1 और माइनस का I2, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं, इसी में लिख देते हैं, माइनस को हमने कॉमन कर दिया और अंदर वाला डेटा प्लस कर दिया। अगेन आप गुणा करेंगे तो I1 भी माइनस का हो जाएगा और I2 भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमने बना दिया इसको समीकरण नंबर 1, ठीक। ये काम क्यों किया वो भी तुम्हें जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हमें वेरिएबल 2 करने थे इसलिए। तो हमने माइनस बाहर ले लिया, I1 प्लस I2 अंदर ब्रैकेट में कर दिया। हालांकि ये माइनस I1 और माइनस I2 लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सुनेंगे, अब मुझे लगाना है, ये तो किरचॉफ का पहला नियम है। अब किरचॉफ का सेकंड रूल सभी को याद होगा, वोल्टेज रूल। कौन सा रूल? वोल्टेज रूल। अब जिन जिन बच्चों को वोल्टेज रूल याद है बस कहानी खत्म करेगा वो जल्दी से। तो इसमें ध्यान से, तो 2 पास बन गए हैं, एक पास ये और दूसरा पास ये। पास में कुछ रूल भी होते हैं। रूल क्या होते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो अभी हमने जब रिवीजन की क्लास करवाई थी पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके, तो पहला वाले में याद होगा तो मेरे ख्याल से नियम की क्लास करवाई थी। उस नियम की क्लास में तुमको हमने किरचॉफ रूल पढ़ाया हुआ था, जिसमें सेकेंड रूल ये था, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई।
यानी किसी बंद पास में IR की जो गुणा होती है वो उस पास में लगने वाले वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। रूल भी बताया था हमने आपको, करंट की दिशा में चलने पर I और R की गुणा धनात्मक लिखते हैं और माइनस से प्लस चलने पर E की वैल्यू धनात्मक लिखते हैं, बाकी इसके रिवर्स उल्टा माइनस का लिखा जाएगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो चलो हम एक एक पास को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला पास है हमारा, पहले पास का नाम बोलो। पास का बहुत सिंपल मतलब है जहां से शुरू करेंगे वहीं पर खत्म करेंगे। तो हम P से A जाएंगे, A से B जाएंगे, B से Q जाएंगे, Q से P जाएंगे। तो पहले पास का नाम है बाबू PA, यहाँ पे बना देते हैं बॉक्स सा, ये बंद पास को रिप्रेजेंट कर रहा है। PABQP से, है ना, ये वाला रूल लगाते हैं। तो बोलो यहाँ पर करंट कितनी है, यहाँ पर करंट है I1। कितनी करंट है? I1। तो I1 इंटू R, बोलो कितना है? R की वैल्यू 3 है। I1 इंटू 3, ठीक है। अब इधर से जब ऐसे चलेंगे तो अब करंट की उल्टी दिशा में है, तो हम इस साइड लिखेंगे माइनस। करंट की वैल्यू कितनी है? I2 इंटू और R की वैल्यू है 2, तो हमने 2 लिख दिया, बराबर। अब सिग्मा ई लिखेंगे। सिग्मा ई मतलब पहला सेल, और प्लस माइनस क्या लगेगा वो चीज डिपेंड करेगी कि इधर से किधर चल रहे हैं। माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लिखेंगे। तो ये वाली वैल्यू तो प्लस लिखी जाएगी 10 वोल्ट, और जब हम इधर से ऐसे चलेंगे तो ये वैल्यू प्लस से माइनस जा रहे हैं, जब प्लस से माइनस चलेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव लिखी जाएगी, तो माइनस का 4, ठीक है। अब बताओ हम इसे क्या लिखें? हम इसे लिख सकते हैं 3I1 माइनस 2I2 और बराबर में कितना? 6 वोल्ट। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। उम्मीद करते आया होगा, बिल्कुल ठीक। अब अगर एक पास तुम्हें समझ आया तो दूसरा पास भी दिख रहा होगा, ARSBA। तो अगले पास का नाम है ये ARSBA में, है ना। अगेन सेम रूल यही लगाना है। तो बोलो क्या लिखें? I2 इंटू 2, तो इस बार हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2I2 क्योंकि करंट की दिशा में है, और इधर से जब इधर जाएंगे तो करंट की उल्टी दिशा में है, माइनस 1 की गुणा I3 से करेंगे तो 1I3 आएगा। तो 1I3 लिखने की बजाय हम सीधा सीधा I3 लिख देते हैं, ठीक है, बराबर। माइनस से प्लस चलेंगे तो ये वैल्यू प्लस लिखी जाएगी, इधर जब चलेंगे तो प्लस 2 माइनस जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस लिखी जाएगी, मतलब 4 माइनस 2 लिखा जाएगा। अब बोलो क्या लिखें? हम इसे लिखेंगे 2I2 माइनस, अब ध्यान से देखो तो इस I3 की कोई ना कोई वैल्यू है। I3 की वैल्यू ये है, वो भी माइनस के टर्म के साथ है ना। तो ध्यान से देखो तो ये माइनस है और ये वाली भी वैल्यू माइनस है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस, और वो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा, बराबर। 4 से 2 जाएगा, 2 वोल्ट आएगा, ठीक है। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो। ये 2I2 है, ये I2 है, तो फिर बताओ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3I2 प्लस I1 बराबर 2 वोल्ट, और ये आ गया समीकरण नंबर 3। क्या आप यहां तक देख पा रहे हैं? बहुत अच्छे। 3I2 प्लस I1 बराबर 2 वोल्ट, समीकरण 2 मिल गए और समीकरण 3 मिल गई, ठीक है। अब इधर इरेज कर देते हैं क्योंकि अपने को इसकी जरूरत है नहीं, है ना। अब जरूरत पड़ेगी मुझे उन वाले सवालों की, तो ये भी मुझे याद करना है, ये चीज तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो इधर वाला हम सवाल मिटा देते हैं ताकि ये जगह खाली हो जाए और अपने काम आ जाए। ठीक, चलो देखते हैं। ठीक, ये 3I2 है, ये I1 है, बराबर 2 वोल्ट, समीकरण नंबर 3 बनाया हमने इसको। ये 3I1 माइनस 2I2 बराबर 6 वोल्ट, समीकरण 2 बनाया। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं आप देखो, अगर ये दोनों वोल्टेज सेम होते या वोल्टेज छोड़ो ये वाली डेटा सेम होते तो हम जोड़ घटा करके इन समीकरणों को सॉल्व कर लेते। कुल मिलाकर तुम्हें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका मुझे ये लगता है कि किसी एक की वैल्यू उठाइए और यहां ला करके रख दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ ये I1 के टर्म में लिखा, तो हम सीधा सीधा I1 की ही वैल्यू यहां से निकाल देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखना एकदम, समीकरण 1 नहीं 2, ये 2 समीकरण हमने लिया है। समीकरण 2 से I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
ठीक है ना। तो समीकरण 2 से I1 का मान निकालते हैं। I1 का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो हम लिखेंगे 3I1 माइनस 2I2 बराबर 6, है ना। अब यहां से हम इसे ये लिख सकते हैं 3I1 बराबर, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का, 6 प्लस 2I2, है ना। अब यहां से हम I1 की वैल्यू लिखेंगे, वो आ जाएगी 6 प्लस 2I2 अपान में ये वाला 3 चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू उठाएंगे और समीकरण 3 में ले जाएंगे, समीकरण 3 में यहां पर रखेंगे आकर के। तो बताओ अगला फंक्शन क्या लिखेंगे, अतः करके 3I2 प्लस I1 की जगह ये वाला कंप्लीट वैल्यू रख दीजिए। तो फिर बोलो क्या लिखें, 6 प्लस 2I2 बटे में 3 और बराबर में 2 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये इधर गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 9I2 प्लस 6 प्लस 2I2 बराबर में 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो 9 और 2 11, है ना। तो ये हो जाएगा 11I2 प्लस 6 बराबर में कितना 6, यहां तक आया। अब मुझे चूंकि I2 यहां से हम निकाल सकते हैं ना, तो I2 बोलो क्या लिखें, मतलब 11I2, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 6 माइनस 6। अब बोलो I2 बराबर क्या लिखें, I2 बराबर ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी और बटे में 11 चला जाएगा, तो I2 बराबर 0 बटे 11। अच्छा 0 बटे 11 का मतलब ये हुआ कि जो करंट I2 है वो 0 एम्पियर है। उम्मीद करते हैं जरूर आया होगा, है ना। I2 के यहां से मैग्नीट्यूड निकाला हमने, कितना आ गया 0 एम्पियर, 0 आ गया कुल मिला करके। इस I2 को उठा करके आप कहीं पर भी रखें, जैसे मान लो हम यहां पे रख दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा I1 का। किसका मिल जाएगा, I1 का। तो ये समीकरण 3 बन गई थी, तो आप इसे कोशिश करना समीकरण 4 बनाने की, समीकरण 4 बनाने की। अब हम लिखेंगे I2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, I2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, और ये चीज हम इधर से मिटा देते हैं क्योंकि ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब लिखेंगे हम लोग I2 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो बताओ I1 की वैल्यू क्या निकलेगी, I1 बराबर 6 प्लस 2I2, I2 की वैल्यू 0 है, बटे में 3, है ना। तो 6 और 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा यार, तो 6 बटे 3 ही आ जाएगा, है ना। ये आएगा I1, और I1 बराबर बोलो कितना आ गया, I1 बराबर 2 एम्पियर। गेम समझ में आया, ये I2 0 था, I1 की वैल्यू 2 है, ठीक। अब सवाल सुने, सवाल में मुझे A और B के बीच का वोल्टेज निकालना है। तो VAB लिखने के लिए बताओ क्या करें। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जब सेल डिस्चार्ज होता है, ये तो अभी लास्ट इसका जो पहले पार्ट आया था उसमें हमने ये डेरिवेशन प्रूफ भी कराया था, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। अब तुम ध्यान से देखो, मुझे VAB के वोल्टेज निकालना है ना, AB ये वाली रेखा है ना, तो फिर ये वाला सेल तो 4 वोल्ट हो गया, पर करंट बोलो क्या लिखें, I2, करंट क्या लिखेंगे I2, और ये वाला R 2 है, ठीक। बस कहानी खत्म। अब ध्यान से देखो, तो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 4 है, माइनस I2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0 है, इंटू R की वैल्यू सवाल में 2 है। तो 4 माइनस 0 इंटू 2, तो 4 माइनस 0, तो ये VAB निकल के आया। अब VAB बराबर 4 से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा ना, तो VAB बराबर जो आंसर आएगा वो 4 वोल्ट आएगा। समझ में आया सभी को। ये सवाल दिखने में जितना सरल था, यकीन करिए उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सवाल में जाकर के यही आंसर टिक के आएंगे कि VAB की वैल्यू 4 वोल्ट है। देखो इत्तेफाक से 4 वोल्ट आई है, पर जरूरी नहीं कि वो 4 ही वोल्ट आएगी, है ना। इसलिए इसको सॉल्व करना सभी को आना चाहिए। इत्तेफाक से इसका भी आंसर 4 वोल्ट है, यहाँ आया भी 4 वोल्ट है, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट 2 न्यूमेरिकल की, जिसमें पहला वाला जो न्यूमेरिकल है वो फोर्स यानी कूलम्ब बल से रिलेटेड है, और जो दूसरा वाला न्यूमेरिकल है वो उसमें 2 चीजें हमने पूछी हुई है। एक तो पॉइंट O पर वोल्टेज बताना है, और पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, ठीक है ना। तो अगले भी 2 न्यूमेरिकल जबरदस्त होने वाले हैं, इनको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो इसे इरेज करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, सी है, डी है। पॉइंट ए पर +2 माइक्रोकुलाम है, बी पर -5 माइक्रोकुलाम है, सी पर 2 माइक्रोकुलाम है, डी पर -5 माइक्रोकुलाम है। स्क्वायर है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली साइड ए, ये वाली साइड ए, जब दोनों साइडें लंबाई और चौड़ाई वाली सेम होती है तो वो स्क्वायर होता है, ठीक है। ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। सवाल कह रहा है वर्ग के केंद्र पर, इसका केंद्र यहां कहीं होगा, बना लेंगे अभी हम लोग। वर्ग के केंद्र पर रखा है एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकुलाम है। इस माइक्रोकुलाम पर लगने वाले बल की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना। चलो हम डायग्राम को रिप्लेस कर देते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं जैसे वेक्टर में की जाती है। बस वेक्टर वाली चीजें सभी को बढ़िया आनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं स्क्वायर है, यहां पर वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम है, यहां पर भी 2 माइक्रोकुलाम है, यहां -5 माइक्रोकुलाम है और यहां पर भी -5 माइक्रोकुलाम है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है। और कह रहा है सेंटर पर चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम, तो हम पहले सेंटर वाली लाइन डाल देते हैं। ये इसके विकर्ण है ना, ये साइड ए है और ये वाली साइड भी ए है। इस विकर्ण वाले का हम कुछ नाम दे देते हैं और इस विकर्ण पर जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकुलाम है, ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अब सवाल सुनते हैं। कह रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम जो चार्ज रखा है सेंटर पर, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, यानी टोटल फोर्स निकालना है आपको। अब जिस बच्चे ने वेक्टर फॉर्म पढ़ी है गजब से, वो सवाल 1 मिनट में उड़ाएगा, ध्यान से सुनना। अब आपको याद होगा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी चीज, जो कूलाम बल होता है वो ऑलवेज अलाइन में काम करता है, मतलब वो एक एक्सिस पर ही काम करता है। क्लियर हो गया ना, मतलब यानी फोर्स इस एक्सिस पर जब लगेगा तो वो 2 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम से ही लगेगा, और इस एक्सिस पर यानी इस वाली रेखा पर जो फोर्स लगेगा डी टू बी वाले एक्सिस पर, उस पर जो फोर्स लगेगा वो -5 और -5 चार्ज वालों की वजह से ही लगेगा। यानी डी और बी वाले विकर्ण पर 2 माइक्रोकुलाम कैरी नहीं करेंगे, मतलब वो अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगे। सेम वैसे ही पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का जो विकर्ण है उन पर -5 माइक्रोकुलाम वाले चार्ज अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये केंद्रीय बल है। कुलाम बल केंद्रीय बल होता है क्योंकि वो एज अलाइन काम करता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब मुझे सेंटर पे रखे चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि सवाल की कैलकुलेशन से बच सके, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अगर आप आंख बंद करके इस सवाल में जुटते हैं तो यकीन मानिए आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, जबकि इसका आंसर बहुत सरल है। ध्यान से सुनना, ये 2 माइक्रोकुलाम है और इस वाले चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, तो ये चूंकि धनात्मक ही दे रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन चार्जों को ध्यान से देखिएगा, बाहर की तरफ कहां लगेगा फोर्स, बाहर की तरफ। तो इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का हम नाम रख देते हैं एफ ए। क्या नाम दे देते हैं, एफ ए, जो कि इधर की तरफ काम कर रहा है। समझ में आ गया ना, ठीक। अब इस वाले को देखो, अगर ये वाला इधर फोर्स डालेगा तो ये वाला उधर डालेगा फोर्स, तो फिर इसे बताओ क्या लिखें, एफ सी, एफ सी, ठीक है ना। अब आ जाइए इधर, माइनस वाले पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा चार्ज की तरफ लगता है, तो इधर जो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका नाम होगा एफ डी। क्या नाम होगा, एफ डी। ये भी माइनस है तो इस पर भी जो फोर्स लगेगा वो चार्ज की तरफ लगेगा। चार्ज के पर फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड है बी, एफ बी। समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो मुझे इसके लिए फोर्स के फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। मान लो एफ ए मुझे लिखना है, एफ ए की वैल्यू बताओ तुम क्या लिखोगे, एफ ए की तो वैल्यू यही तो लिखोगे। एक बार ऐसे कॉमन सेंस से सोच लीजिए आप, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू बोलो कितनी है, 2। Q2 की वैल्यू बोलो कितनी है, 1। क्लियर हो गया ना, ये बटे में R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब है कि ये वाली दूरी का स्क्वायर। अब ये वाली दूरी कितनी, उसको निकालने के लिए वो सिंपल चीज है, ए की वैल्यू इसमें दे रखी 10 सेंटीमीटर, जो कि इसमें यूज नहीं आएगी। ए बराबर सवाल में 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले विकर्ण निकालो, फिर विकर्ण का आधा कर दो। विकर्ण का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, √2 × भुजा होता है, तो √2 × भुजा करेंगे तो इसका मतलब विकर्ण की वैल्यू 10√2 आ जाएगी। जब 10√2 आ जाएगी तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट ओ से सी के बीच की दूरी होगी वो 5√2 हो जाएगी, 5√2 हो जाएगी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, ठीक है ना।
अब तुम्हें बताना मुझे क्या था, वो चीज बहुत ध्यान से समझो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना मैग्नीट्यूड एफ ए का निकला है, क्या सेम यही मैग्नीट्यूड एफ सी का भी होगा, क्योंकि ये वाली दूरी तो यही रहेगी, 2 × 1 यही रहेगा, और ये वाला प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि एफ ए और एफ सी एक दूसरे के बराबर है। मतलब जो वेक्टर एफ ए है वो एफ सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, पर ध्यान से देखो तो इनकी डायरेक्शन चेंज है, मतलब ये माइनस एफ सी होगा। क्लियर हो गया ना? ये बहुत बढ़िया। सेम यही चीज यहां पर भी है, क्योंकि एक बार ये Q1 Q2 बनेंगे, Q1 Q2 बनेंगे तो बस ये 2 की जगह में 5 बदल जाएगा, बाकी इस लाइन के लिए तो सब कुछ सेम रहेगा ना। तो फिर बोलो क्या लिखें? जो एफ बी होगा वो एफ डी के बराबर होगा, बट निगेटिव। निगेटिव क्यों? क्योंकि इनके जो डायरेक्शन है वो चेंज है, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर इनकी डायरेक्शन चेंज है, मतलब ये असमान वेक्टर है, विपरीत वेक्टर है। क्लियर हो गया ना? ये बहुत बढ़िया। अब मुझे तो निकालना था इस सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो मुझे तो एफ नेट सॉल्व करना था। एफ नेट सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे वेक्टर एफ ए प्लस, ऐसे लाइन से लिखते चले आओ, प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, है ना। सभी फोर्सों के जो योग है, वेक्टर योग है, उनके बराबर होगा, है ना। अब ध्यान से देखो तो वेक्टर एफ ए और वेक्टर एफ सी ये वाले दोनों तो सेम है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये और ये दोनों सेम है यहां से, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का है। कुल मिला के समझ में आया सभी को? तो दो वैल्यू इसमें प्लस है सेम मैग्नीट्यूड के साथ, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो जो नेट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे। वेक्टर एफ नेट बराबर 0 न्यूटन, यानी इस वाले चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई सभी बच्चे को? नहीं आई तो क्लास को दोबारा से देख लीजिए, इतनी क्लास को जितनी बातें हमने सारी बताई उनको एक बार अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। और ये न्यूमेरिकल आपके पहले चैप्टर का है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कूलाम बल से रिलेटेड है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जितना इंपॉर्टेंट न्यूटन है, यकीन मानिए इंटर की फिजिक्स में उतना इंपॉर्टेंट कूलाम है ना। चलो अब देखते हैं इधर, क्योंकि इसका जो नियम है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के सिमिलर है। G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। बढ़िया सवाल है, डायग्राम बना देते हैं। इसमें दो चीजें निकालनी है, एक तो वोल्टेज और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में अंतर ये है कि एक इसमें स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ चार्ज Q1 है, इस बार हम Q1 Q2 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम सीधा चार्ज की वैल्यू लिखेंगे। ध्यान से, तो ये वाला कोना Q1 है, ये वाला कोना Q1 है और इसकी वैल्यू 4 है, और ये वाला कोना Q2 है और इसकी वैल्यू भी 4 है। ये सारे प्लस चार्ज हैं दोनों, और इन दोनों Q3 और Q4, ये Q3 है ये Q4 है, इनकी वैल्यू है -2, ये भी -2 और ये भी -2, है ना। वो चीज हमने यहां से कॉमन कॉपी मार दी, कॉपीराइट समझो। ये पॉइंट O है और ये वाला पॉइंट B है, तो ये वाला B तो सभी B ही होंगे क्योंकि ये विकर्ण का हाफ लिखा है, ठीक है ना। और B की वैल्यू सवाल में ध्यान से देखो तो 30 सेंटीमीटर है, मतलब इस वाले B की वैल्यू इस बार सीधा सीधा 30 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पॉइंट O पर दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो VO और दूसरा वेक्टर E नॉट। E नॉट का मतलब EO है ना, पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, हम एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। VO निकालते हैं पहले। आपको याद होगा कि चूंकि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, तो किसी भी पॉइंट पर विभव निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो सभी चार्जों से उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम इसे 1 चार्ज मान लेते हैं, इसे 2 चार्ज, इसे 3 चार्ज, इसे 4 चार्ज, जो कि मेंशन भी है Q1 Q2 Q3 Q4 के नाम से। तो हमने इसको V1 माना, इसको बोलो V2 माना, इसको बोलो V3 माना, और इसको बोलो तो V4 मान लिया, ठीक है ना। अब सभी के बस मैग्नीट्यूड रखने, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, अगर तो प्लस की वजह से प्लस होता है और माइनस की वजह से माइनस होता है, मतलब ये हो गया कि V1 और V2 तो प्लस के होंगे पर V3 और V4 माइनस के हो जाएंगे, है ना। तो चाहो तो यहीं पर इरेज कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, आप आगे भी कर सकते हैं। तो हमने सीधा सीधा यहीं पर इरेज कर दिया है, ठीक है ना।
तो हमने लिखा v1 प्लस v2 माइनस v3 माइनस v4। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाले दो चार्ज माइनस के तो हमने माइनस लिखा, दो चार्ज प्लस के इसलिए प्लस लिखा, क्योंकि ये अदिश राशि है। ठीक है ना। चलो v1 v2 v3 v4 में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? क्योंकि हम पूरा सब कुछ अगर उतारेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप बता दीजिए हम क्या लिखें। हम लिखने वाले हैं फार्मूला बताइए, एक बार फार्मूला बता देते हैं आपको। 1/4πε0 के Q बटे R। आपको याद होगा किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का जो फार्मूला होता है Q बटे R होता है ना। तो ध्यान से देखो, तो K इसमें है नहीं क्योंकि परावर्तनांक की बात नहीं कर रहा, इसका मामला सब निर्वात के लिए है। ध्यान से देखो तो सभी के लिए R कॉमन है, क्योंकि सभी के लिए तो पॉइंट B है और B तो सभी के लिए कॉमन है। इसका मतलब केवल एक ही चीज चेंज हो रही है जिसका नाम Q है। ठीक है ना। तो ध्यान से इसमें 1/4πε0 कॉमन है ना, इनटू, और ध्यान से देखो तो R भी कॉमन है ना। तो हम बताएं, सीधा सीधा कर देते हैं, इतना बवाल काहे करोगे। 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तुम्हें याद हो कि इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और चूंकि R भी कॉमन है तो हमने बटे में R भी बाहर ले लिया है ना। R जब बाहर लेंगे, R लेने का मतलब है B बाहर लेंगे, और B बाहर लेने का मतलब B का मैग्नीट्यूड बाहर लेंगे। तो हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। चूंकि हम न्यूमेरिकल एसआई सिस्टम में लगाते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻²। 30 × 10⁻²। अंदर बोलो क्या बचेगा, v1 v2 माइनस का v3 माइनस का v4 की जो वैल्यू बची तो केवल q ही तो बचा। तो शुरू हो जाओ फिर। v1 में जो q है वो कितना है 4, प्लस ये वाली वैल्यू बोलो 4, और ये वाली वैल्यू बोलो v3 की माइनस की 2 और v4 की वैल्यू -2। ठीक है ना। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से, तो ये सारी वैल्यू माइक्रो के टर्म में, किसके रूप में है, माइक्रो। तो माइक्रो भी यहां से कॉमन हो जाएगा। माइक्रो कॉमन करने का मतलब है -6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना। अब बोलो क्या करें, हम इसे ये लिख सकते हैं 9 × 10⁻3। 10⁻9 से 10⁻6 हटा दिया, वो भी माइनस का है ना। नीचे बचेगा 30 × 10⁻², और अंदर बचेगा 4 4 8, और 8 से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा है ना। तो इंटू में हमने सीधा सीधा 4 लिख दिया। ठीक। अब ध्यान से देखो, हम इसे लिख सकते हैं, काट लिख सकते हैं यार। ये 2 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। समझ में आ गया ना सभी को। तो ये आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9, और 9/5, 6/5। 3 दूनी 6, मुझे ये घात लगी हुई है। ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 और नीचे 5। ठीक है, 6/5। ये माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्लस का 2 और प्लस का 3, तो 10⁻5 हो जाएगा। ठीक। और आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर भाग दे दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम सीधा सीधा वीओ लिख रहे हैं, तो आंसर आएगा 1.2 × 10⁵ वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर है पॉइंट O के लिए। ठीक है ना। और ये वोल्टेज का उत्तर है। किसका उत्तर है, वोल्टेज का। यानी पॉइंट O पर जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 1.2 × 10⁵ वोल्ट। समझ में आ गया ना। पर दूसरी चीज भी हमें निकालनी है, पॉइंट O पर E निकालना है, वो भी वेक्टर फॉर्म में निकालना, मतलब दिशा भी बतानी है ना। तो चलो दिशा बताते हैं फिर। तो सवाल लिखा रहेगा, इसी सवाल से तो दूसरी चीज निकालनी है। ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखना आना चाहिए। कैसे, प्लस की वजह से बाहर, माइनस की वजह से अंदर। ठीक है ना। अब ध्यान से नोटिस करना एक चीज और, E1 E2 कैसे मार्क करेंगे, तो कोनों से समझ सकते हैं। 1 2 3 4, मतलब ये वाला कोना 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, और ये वाला 4 है। ठीक है ना। तो हम यहाँ से E1 मानेंगे, यहाँ से E2, यहाँ से E3 और यहाँ से E4। अब चूंकि अलाइन काम करते हैं तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से बाहर, तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो E1 के नाम से होगा। किसके नाम से, E1 के नाम से। यहाँ आ जाओ, ये भी प्लस और इसका मैग्नीट्यूड E2 के नाम से रहेगा, तो यहाँ पर ये काम करेगा ऐसे। उम्मीद करते आया होगा। अब बात करते हैं 3 चार्ज की, मतलब E3 की बात करें तो ये माइनस की वजह से अंदर होता है। इसका मतलब E3 ऐसे काम करेगा। समझ में आ गया ना। इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। अब बात करें E4, तो E4 भी माइनस की तरफ काम करेगा, तो E4 ऐसे रहेगा। क्या समझ में आई बात, बहुत बढ़िया यार। अब ध्यान से देखो, तो इस फैक्टर को हम आपको अलग से सॉल्व कर देते हैं। ये डायग्राम कुछ ऐसे है ना। ये पॉइंट O है। अगर आप थोड़ा सा मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो उम्मीद करते हैं ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक एक लाइन पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है। ये वाला मैग्नीट्यूड है E3, ये वाला मैग्नीट्यूड E1 है, ये वाला मैग्नीट्यूड E2 है, और ये वाला मैग्नीट्यूड E4 है। ठीक है। अब ध्यान से देखो,
एक लाइन पर दो वेक्टर एक तरफ है, एक लाइन पे दो वेक्टर एक तरफ है, तो जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, मतलब इन दोनों का परिणामी निकाल लो, इन दोनों का परिणामी निकाल लो। इसका मतलब ये है कि इसको वास्तव में आप ऐसे देख सकते हो, ये 90 डिग्री, ये पॉइंट O, यहां के लिए आप ई डैश मान लो। क्या मान लो? ई डैश, यानी इन दोनों का E1 E3 का परिणामी ई डैश मान लीजिए और E2 E4 का परिणामी आप ई डबल डैश मान लीजिए। ठीक है ना? अब ध्यान से देखते हैं, हम यहाँ पर आराम से पुट कर सकते हैं कि जो ई डैश की वैल्यू है वो E1 प्लस E3 के बराबर है। ठीक है ना? और जो ई डबल डैश की वैल्यू है वो E2 प्लस E4 के बराबर है। क्या ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब तुम ध्यान से देखो, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तभी तो परिणामी मिलेगा। अब ध्यान से तो ई डैश और ई डबल डैश का जो परिणामी आंसर होगा वो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ईओ। क्या लिखेंगे? ईओ। ईओ बराबर बोलो, जब 90 डिग्री पे दो वेक्टर होते हैं तो उनका परिणामी कैसे लिखते हैं? तो आपको उम्मीद करते हैं याद होगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर। बस कहानी खत्म। यानी अगर आप ई डैश और ई डबल डैश के आंसर निकाल लेते हैं तो आप इनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करके जोड़ दीजिए तो आप ईओ निकाल लेंगे। अगली चीज, अब ईओ की दिशा किधर लिखेंगे? याद रखना, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके परिणामी दिशा उन दोनों वेक्टरों के बीच में होती है। तो इन दोनों की दिशाएं नीचे हैं तो इन दोनों की दिशा के बिल्कुल नीचे ही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ईओ कागज के तल में नीचे होगा, मतलब ऐसे। इस पॉइंट पर जो ईओ होगा वो ऐसे होगा। उम्मीद करते हैं आया होगा। वेक्टर ई नॉट या ईओ बोल दीजिए आप। अब कहानी है कि E1 E3 E2 E4 कैसे निकाले जाए, है ना? बस आप गेम शुरू करते हैं इधर से। ध्यान से देखना, देखो एक चीज तो पहले समझ लीजिए, जो वैल्यू E1 की है सेम वही वैल्यू E2 की भी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि E1 के लिए चार्ज 4 माइक्रोकूलम है और E2 के लिए भी 4 माइक्रोकूलम है। जो वैल्यू E3 की होगी वही वैल्यू E4 की होगी, क्योंकि E3 के लिए चार्ज 2 माइक्रोकूलम है और E4 के लिए भी माइनस का 2 माइक्रोकूलम है। ठीक है ना? याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी में जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इस चार्ज की वजह से केवल डायरेक्शन लिखी जाती है, बाकी इस चार्ज का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान से देखो, तो हम आराम से कह सकते हैं जो वैल्यू E1 की वैल्यू वही वैल्यू E2 की है, जो E3 की वही वैल्यू E4 की है। ठीक है? तो यहां पर हम एक चीज मेंशन कर देते हैं, E1 इक्वलेंट E2, E3 इक्वलेंट E4। तो हमें 4 वैल्यू नहीं निकालनी है कि E1 E3 E2 E4 सब निकालो ना, मुझे 2 वैल्यू निकालनी है। इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, खत्म। अब E1 निकाल लो तो E2 निकल आएगा, E3 निकाल लो तो E2 E4 पता चल जाएगा। तो मान लो हम E1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? E1। E1 यहां से निकलेगा तो ध्यान से देखो क्या होता है। फार्मूला होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है, 4 गुणे 10 की पावर -6 हो गया, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू -6 होती है, बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है? 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 4 गुणे 10 की पावर -6 बटे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, गुणे स्क्वायर में करने पर घातों की गुणा हो जाती है, -4। ठीक है? ये हो जाएगा 100 को ध्यान रखो तो नीचे 10 की पावर -2 बचा, बाकी कुछ नहीं। तो E1 की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? E1 की वैल्यू आ गई 4 और नीचे घात में -2 है केवल। क्यों? क्योंकि 10 की पावर ये प्लस का 2 लिखा है। ठीक है? तो हम सीधा सीधा -2 ऊपर ले चलते हैं। नीचे -2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 9 प्लस का 11, प्लस के 11 से -6 घटा दीजिए तो प्लस का 5 आ जाएगा। E1 की वैल्यू आ गई 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हैं आप। ठीक है? थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तो अपना चेक कर लीजिएगा भैया। अब E1 निकाला है तो जाहिर सी बात है E2 भी निकाला है, क्योंकि सेम है। अब E3 E4 में से कोई वैल्यू एक निकाल लो। तो चलो E3 निकाल लेते हैं। E3 की वैल्यू ये है ना? E3 की वैल्यू निकालेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे? 9 × 10⁻⁹ Q बटे आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू बोलो कितनी है? इस बार 2 है, तो 2 गुणे 10 की पावर -6 और बटे में हम लिखेंगे सेम यही चीज आ जाएगी यार, 30 गुणे 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से देखो, तो यहाँ वैल्यू 4 है, यहाँ वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये वाला जो आंसर आएगा वो पहले वाले का आधा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आधा, क्योंकि यहाँ पर 4 बचा तो यहाँ 3 से 3 2 ही बचेगा, तो इसका आधा कर दो केवल बस। तो
तो E3 बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलम। ठीक है ना। तो E3 निकल आया, मतलब E4 निकल आया। अब क्या करना है आपको, अब यहां से वैल्यू निकाल दो भैया, है ना। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो बोलो कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 6 गुणे 10 की पावर 5, सॉरी हाँ ठीक है, ई डैश मान लो निकाल रहे हैं, है ना। ई डैश बोलो, ई डैश बराबर E1 की वैल्यू बोलो कितनी है, 4 गुणे 10 की पावर 5 प्लस E3 की वैल्यू बोलो कितनी है, 2 गुणे 10 की पावर 5। तो बताओ ई डैश कितना निकला, ई डैश निकलेगा 6 गुणे 10 की पावर 5। अब एक चीज तुम ध्यान से देखो, तो अगर ई डैश 6 गुणे 10 की पावर 5 निकला है, तब जो ई डबल डैश होगा वो भी तो यही निकलेगा यार, तो ई डबल डैश भी यही निकलेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि सेम सेम तो है यार दोनों, क्योंकि E1 E3 ऐड हो रहा है, E1 E3 E2 E4, तो ये वाली वैल्यू तो सेम चल रही है ना सब। अब बताओ मुझे EO निकालना है। अब EO यहां पर देख लीजिए, मुझे EO जब निकालेंगे तो ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर, तो सेम वैल्यू का स्क्वायर करना है आपको। 6 गुणे 10 की पावर 5 इसका स्क्वायर प्लस 6 गुणे 10 की पावर 5 इसका स्क्वायर, है ना। अब बताओ क्या करें, सेम वैल्यू का स्क्वायर करते तो एक वैल्यू कॉमन कर लीजिए यार, अंदर बचेगा 1 प्लस 1, तो मतलब √2 बचेगा, √2, बस इतना आंसर है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 6√2 × 10⁵ ये आपका फाइनल आंसर है पॉइंट O के लिए, वेक्टर EO, है ना, न्यूटन बटे कूलम। दिशा कहाँ है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज तल में लंबवत नीचे की ओर। तो ये थे महत्वपूर्ण 4 न्यूमेरिकल, और ये 4 ही बिरादरी के हैं। ऐसा मत सोचना कि सब में स्क्वायर बनाना तो सब एक ही जैसे सवाल है, सब एक जैसे सवाल नहीं है, चारों सवाल डिफरेंट क्वालिटी के हैं। किसी में वोल्टेज निकाला है, किसी में फोर्स निकाला है, किसी में करंट निकाल करके वोल्टेज बताया गया, टर्मिनल वोल्टेज बताया गया है, रेजिस्टेंस बताई गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताई, यानी 4 न्यूमेरिकल में भांति भांति के न्यूमेरिकल लिए गए थे, है ना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया करे भैया तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ धड़ाम से एकदम शेयर मारा करो, है ना, उन्हें भी एक अच्छा मटेरियल मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।